तो कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर व्हाट हैपेंस। तो आ गया हूँ वापस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आप लोगों को भी शायद पता लग गया हो कि लास्ट के 2-3 दिनों में इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ नई एजुकेशन पॉलिसीज निकाली हैं और ये जो एजुकेशन में चेंज हुआ है ये 34 सालों बाद हुआ है, 34 ईयर्स। इससे पहले जो चेंज हुआ था वो हुआ था 1992 में। अब आप सोच सकते हो कि कितने टाइम बाद ये चेंज हुआ है और हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है उसको कंपेयर किया जाए ओल्ड से और या फिर फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम से तो वो कैसा है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में बिना किसी समय को गवाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हमारी कुछ एजुकेशन पॉलिसीज वो कब कब रिलीज हुई थी और कौन सी गवर्नमेंट ने उसको रिलीज किया था। तो चलते हैं हमारी पहली पॉलिसी की तरफ। जो पहली पॉलिसी है वो हमारे 1968 में रिलीज हुई थी जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने रिलीज की थी। और उसके बाद सेकंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई थी 1986 में जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई थी। और इसी पॉलिसी को मॉडिफाई किया था 1992 में जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे और उसको इम्प्लीमेंट किया था और उसके 34 ईयर्स बाद आज यह पॉलिसी आई है जिसका नाम दिया गया है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने इसमें और उनका मोटिव क्या है इन चेंजेस को करने के पीछे और क्या चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम से। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला चेंज। तो पहला चेंज जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है वो यह है कि जो एचआरडी मिनिस्टर होता है अब उसको रीनेम कर उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम दे दिया गया है। यह था हमारा पहला बदलाव। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट में जो गवर्नमेंट हमारी एजुकेशन सिस्टम को जीडीपी दे रही थी अब तक वो थी सिर्फ 1.6% ऑफ टोटल। लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और वह क्लेम कर रही है कि अब से एजुकेशन सिस्टम में 6% ऑफ इंडियन जीडीपी दी जाएगी। तो मतलब अब ज़्यादा इन्वेस्ट होगा एजुकेशन सिस्टम में और जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, राइट। तो थर्ड पॉइंट में गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो 50% और बढ़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं पॉइंट 4 की तरफ। तो अब तक क्या होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो सिस्टम होता है वो 10th के बाद स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में फिट करने की कोशिश करता है। पहली कैटेगरी होती है साइंस, सेकंड होती है कॉमर्स और थर्ड होती है हमारी ह्यूमैनिटीज़। और यह एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपने इनमें से कोई स्ट्रीम चूज़ कर ली ना और आपने उसमें एडमिशन ले लिया तो आप किसी दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू दिस। और स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो जिस सब्जेक्ट को मेजर और माइनर रखना चाहें वो रख सकें। लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद उसको और भी फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। और जब भी ये इम्प्लीमेंट होगी उसके बाद जो स्टूडेंट्स हों वो चाहे फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस रखें, चाहे केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री रखें, मतलब साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी के भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है कि आपको मेजर कौन सा रखना है और माइनर कौन सा रखना है। और यह बहुत ही बढ़िया हुआ, इससे जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है वो स्टडी में बना रहेगा। तो ये थे कुछ मेन 3 पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ने क्लेम किए या फिर हमें बताया गया है। तो अब चलते हैं इनको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को पहले कैसा था और अब कैसा है और कौन सा इनमें से बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों को। तो आपके सामने अब एक टेबल आ गया होगा जिसमें प्रीवियस और न्यू लिखा होगा, राइट। तो प्रीवियस में थोड़ा पहले देख लेते हैं। तो प्रीवियस में जो हमारा पहले सिस्टम फॉलो होता था उसको हम कहते थे 10+2। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो 10 है यहाँ पर इसका मतलब है कि फर्स्ट टू 10th क्लास और जो 2 है वो उसका मतलब है 11th एंड 12th क्लास जिसको सीनियर क्लासेस कहा जाता है, राइट। तो फर्स्ट टू 10th तक जो पहले बच्चों को नॉलेज दी जाती थी वह अब पूरी चेंज होने वाली है। और जो 11th में जाकर जो बच्चों को ऑप्शन मिलता था कि वह सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, वो भी पूरी तरह से बदल चुका है। तो चलते हैं हमारे एक मॉडर्न सिस्टम की तरफ और हमारा न्यू सिस्टम है। तो इसमें जो रूल फॉलो होगा वो होगा 5+3+3+4। यहाँ पर 5 का मतलब है फाउंडेशन, मतलब बच्चे का बेस बनाने के लिए। तो जो पहले 3 साल हैं उसमें बच्चा जो आंगनवाड़ी में जाता है या फिर प्ले स्कूल में जाता है वो 3 ईयर्स उसमें जाएंगे। और उसके बाद जो 2 ईयर्स हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में जाएंगे और इसमें जो बच्चे की मिनिमम एज होगी वो होगी 6 ईयर्स और जो मैक्सिमम होगी वो होगी 8 ईयर।
तो उसके बाद चलते हैं 3, जहाँ पे 3 का मतलब है प्रीपैरेटरी फेज, मतलब बच्चे का बेस पूरी तरह से तैयार करना। इस क्लास में आएगा ये 3rd to 5th क्लास में, और इसकी जो एज रहने वाली है वो रहने वाली है 8 to 11 ईयर्स। तो अगले 3 का मतलब यहाँ पर है मिडिल फेज। तो इसमें जो स्टूडेंट है 6 to 8 क्लास के अंडर आते हैं, और इसमें जो एज होने वाली है वो होगी 11 to 14 ईयर्स। और आगे जो ये 4 है इसका मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन, मीन्स जो इसमें क्लासेस आने वाली हैं वो होंगी 9th to 12th क्लास, और जो इसकी एज लिमिट होगी वो होगी 14 to 18 ईयर्स। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो पहले तो उसको +2 के बाद एक पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ता था कोडिंग को सीखने के लिए, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद वह बच्चा 6th क्लास से ही कोडिंग को सीख सकता है, जैसे कि जर्मनी और चाइना में होता है, राइट। तो उससे क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट में ऐसी कोई ना कोई एक स्किल तो ज़रूर होगी जिसको वो इजीली मास्टर कर सके और जिससे अपना फ्यूचर बना सके। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट में गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि अब सभी के सभी सब्जेक्ट्स को, चाहे वो थ्योरेटिकल हों चाहे वो प्रैक्टिकल हों, प्रॉपर वेटेज दी जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स की जो नॉलेज पावर है वो और बढ़ जाएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट 360 डिग्री होलोग्राफिक होलिस्टिक प्रोग्राम कार्ड बनवा रही है, जिससे क्या होगा कि आप लोग उस चीज़ को विजुअलाइज करना चाहोगे, जिस चीज़ को आप समझना चाहते हो, तो इसकी हेल्प से वो आप कर सकेंगे, और आपकी जो इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में और भी बढ़ जाएगा। तो यह तो और भी अच्छा पॉइंट है, राइट। तो अब बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में, मीन्स कॉलेजेस के बारे में। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई भी बच्चा डिग्री को फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर उनको बेसिक का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसे वह चाहे जब मर्जी कंटिन्यू कर सकता है, चाहे वो 2 साल बाद चाहे वो 3 साल बाद करे। अगर कोई स्टूडेंट 2nd ईयर में वह छोड़ देता है, तो उसको डिग्री की जगह डिप्लोमा दिया जाएगा, और वह शायद उससे कोई ना कोई जॉब ढूंढ ले, और उसको वो कंटिन्यू भी कर सकता है अगर वो चाहे। तो उसके बाद 3rd में क्या है, अगर आप 3rd ईयर में जाकर कॉलेज छोड़ रहे हो तो आपको डिग्री दे दी जाएगी, लेकिन वो डिग्री बिना इंटर्नशिप की होगी। तो ये थे कुछ फ़ायदे जो हायर एजुकेशन वालों को मिलने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी टीचिंग के बारे में। अगर हमें एजुकेशन को अच्छा करना है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ टीचर्स का होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट सबसे पहले ध्यान दे रही है टीचिंग पर, जिससे जो टीचर्स की क्वालिटी है वो अच्छी की जा सके और उनके जो स्किल्स हैं उनको भी बढ़ाया जा सके। तो इसलिए अब जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में अब जो टीचर्स हैं उनके भी एग्ज़ाम्स होंगे, जिसके बेस पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। वह कोई मतलब नहीं है कि वह गवर्नमेंट स्कूल से हैं या फिर प्राइवेट स्कूल से हैं, दोनों को टेस्ट देने पड़ेंगे, और उनके पास एक मिनिमम डिग्री होनी चाहिए जिसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 4 साल होनी चाहिए, जैसे कि होती है बीएड की। लेकिन सब यहीं तक नहीं है, उसके बाद भी टीचर्स को एग्ज़ाम देना होगा, जिसका नाम होगा TET टेट, मीन्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के बाद ही टीचर्स को सिलेक्ट किया जाएगा उनकी टीचिंग के लिए, और सिर्फ एक टीचर्स एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा पाएगा। ऐसे नहीं कि वो सब कुछ पढ़ा सकते हैं, साइंस मैथ। अगर एक टीचर है फिजिक्स का तो वो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाएगा। तो ये बात हो गई टीचर्स की। तो चलिए चलते हैं वीडियो के टाइटल और वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि क्या हो अगर हम कंपेयर करें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम से। तो ऑफ कोर्स इस टाइम तो फॉरेन का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन अगर यह एजुकेशन सिस्टम जो अब नया आया है इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो फॉरेन जितना या फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि मैंने इस पूरी वीडियो में कितनी बार एजुकेशन वर्ड का इस्तेमाल किया, और अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको मिलेगा एक चांस शाउट आउट का नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना चैनल को व्हाट हैपेंस इफ। और इसी के साथ सायोनारा एंड साइनिंग ऑफ।